नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, बिहार पुलिस की जो विषयवार श्रृंखला हमने आरंभ की थी, उसका यह अगला वीडियो है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इतिहास। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जिस प्रकार से बिहार पुलिस का जो फेवरेट टॉपिक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वीडियो बनाते हुए चलेंगे और आपके लिए क्लास लाते हुए चलेंगे। तो इसमें हमने पहले जो गौर किया था, इस बार ग्राफ को आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है भूगोल का है। तो भूगोल के लिए जो है हमने डेडिकेटेड क्लास आपके लिए विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल के लिए कक्षाएं उपलब्ध करा दी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी ग्राफ पर आप गौर करें दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा भूगोल का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद भारतीय इतिहास का क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास को पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने भारतीय इतिहास को अच्छे से कवर कर भी लिया है तो आप एक रिवीजन की तरह इस क्लास को देखें, आपको काफ़ी लाभ होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है बस उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि उसके अलावे उसके डिटेल का डिस्कशन भी करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी सुदृढ़ होगी और आपको परीक्षा में निश्चित रूप से इस क्लास से हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, इसके बाद भी और भी श्रृंखला जो हमारी इस श्रृंखला में अगली वीडियो आएगी, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि आज यूट्यूब आपको हमारी वीडियो को सजेस्ट कर रहा है, पता नहीं कल करे ना करे, और आपकी परीक्षा में काफ़ी कम समय रह गया है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और गुरु दक्षिणा के तौर पर जो है बस आपको अपने एक एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन युग में जो काटा जाता था, पाषाण युग में गणासा से काटा जाता था। पूरे विस्तार से हम लोग कवर करेंगे। पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। इस काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, जो कि 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की अवधि है। मध्य पाषाण काल, जो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व है। और नव पाषाण काल, जो कि 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व है। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को गणासा कहा जाता था। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन सा था? तो नियोलिथिक नव पाषाण युग को कहते हैं। इसमें जो है कुत्ता को पालतू बनाया गया था। नव पाषाण काल, जो कि नियोलिथिक युग में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया। पाषाण काल में आदमगढ़ तथा बुर्जहोम नामक स्थल से कुत्ते को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम नामक स्थल से कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो नियो से याद रखेंगे आप नव पाषाण काल। तो न्यू, ऐसे भी न्यू लिखते हैं NEW, तो न्यू मतलब होता है नया। तो नव पाषाण काल होता है इसका अर्थ। पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। पाषाण काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, उसके बाद मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक एज बोलते हैं, और नव पाषाण काल, जिसको नियोलिथिक एज कहते हैं। नव पाषाण काल पाषाण काल का सबसे विकसित काल था। इसका समय लगभग 7,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। अगला चैप्टर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों। तो इसमें प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो जलाशय के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं।
धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जेपी जोशी तथा रविंद्र सिंह विष्ट द्वारा कराया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो ये सूती वस्त्र जो है हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। बाकी पॉटरी और बर्तन प्राप्त हुई है, गहने प्राप्त हुए हैं, ताम्र, शीशा ये सभी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल से भौतिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुएं, बर्तन, आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं, परंतु सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, न कि हड़प्पा से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं रहा है? तो ये आहड़ जो है ये संबंधित नहीं है, बाकी राखीगढ़ी, कालीबंगा और सुरकोटड़ा संबंधित है। आहार जो है पुरातात्विक स्थल एक ताम्र पुरातात्विक स्थल है जो कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहार नदी के बाएं तट पर प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो ये लौह धातु का उपयोग नहीं जानते थे। दोस्तों अंतिम तक क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि अगर एक बार मन बनाकर आखिर तक आप टिके रह गए तो आपका जो है ये इतिहास का लफड़ा आज ही खत्म हो जाएगा। इतिहास आपको कहीं से भी प्रश्न पूछेगा, चाहे आपकी तैयारी काफी ज्यादा है या आपकी तैयारी एकदम कम है, आप एग्जाम में जवाब देने लायक तो बन ही जाओगे इस क्लास को लेने के बाद, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो हड़प्पा के लोग जो है किस धातु से परिचित नहीं थे, ये उपयोग नहीं जानते थे, तो ये लोहा धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। यहाँ के लोग तांबा, कांसा, सोना का उपयोग जानते थे, जबकि यहाँ के लोग लौह धातु का ज्ञान नहीं था। यहाँ के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष हैं। एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख पर बना बैल, ये सब जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पीतल का बना हुआ इक्का, ईंटों का वृत्ताकार चबूतरे जिनका उपयोग संभवतः फसल को दबाने में किया जाता था, साथ ही गेहूं, जौ के दाने के भी अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो ये मेसोपोटामिया के साथ जो है इनका व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पावासी अपना व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से करते थे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। ये आपको एकदम ध्यान रखना है, VVI है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। तो आइए हम लोग इसका जो है विस्तार देख लेते हैं। तो ये जो है मिलान जो होगा इसका 1, 4, 2 और 3 होगा, यानी कि मिस्र सबसे पहले है, उसके बाद सुमेरियन की सभ्यता आई थी 1, 2, उसके बाद आई सिंधु घाटी सभ्यता, ये 3 नंबर पर और ये 4 नंबर पर। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। इसका कालक्रम लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके उपरांत मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता है, जिसका कालक्रम 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। सुमेर इस सभ्यता का मुख्य नगर था। सिंधु घाटी की सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसका कालक्रम आप ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का ये सीधे ही पूछ लिया जाता है।
इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यूनानी सभ्यता का कालक्रम 800 ईसा पूर्व से 1600 ईस्वी के मध्य माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। विशाल स्नानागार को विद्वान जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया था। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु नदी के किनारे बसी भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पशुपति की पूजा, मातृदेवी की पूजा और नाग की पूजा एवं वृक्ष पूजा करने का साक्ष्य मिला है। अगले प्रश्न में दोस्तों, सिंधु स्थल को इसके स्थान से मिलान करना है। तो ये लोथल जो है गुजरात में पड़ता है, रोपड़ पड़ता है पंजाब में, राखी गढ़ी हरियाणा में और कालीबंगन राजस्थान में आता है। आइए इसके विस्तार से जान लेते हैं। तो यहाँ पर सुमेलित है, आप देख पा रहे हैं। लोथल गुजरात राज्य में है, रोपड़ पंजाब में है, राखी गढ़ी हरियाणा में और कालीबंगन राजस्थान में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी यानी कि परुशनी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा का अन्वेषण किया था। यहाँ के मजदूरों के आवास, उर्वरता की देवी की मूर्ति, तांबे की इक्का गाड़ी, गेहूं एवं जौ के दाने इत्यादि का साक्ष्य पाया गया है। तो इन बातों को भी आप ध्यान। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सुमेलित करें और दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही सुमेलन इस प्रकार से होगा। सिंध संबंधित है पुरास्थल कोट दीजी से। पश्चिमी पंजाब सराय से संबंधित है, सराय खोला से। इस तरह से आइए देखते हैं इसका पूरा विस्तार से यहाँ पर। तो सिंध जो है कोटदीजी से संबंधित है, पश्चिम पंजाब सराय खोला से संबंधित है, दक्षिणी बलूचिस्तान जो है बालाकोट से, हरियाणा जो है राखी गढ़ी से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो ये गाय का जो है अंकन नहीं मिला है, बाकी बाघ, हाथी, गैंडा ये सब है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील यानी मुहर पर बाघ, हाथी, भैंसा, गेंडा आदि जानवरों का अंकन है, जबकि गाय का अंकन नहीं है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज 1957 में एस.आर. राव ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो ये प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह वाला शहर भी है जो कि साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी। यहाँ से प्राचीन काल में मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये बालाथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है।
बाकी रोपड़, लोथल और कालीबंगा संबंधित है। बालाथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। यह स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में बालाथल गांव के पास बेड़च नदी के पास एक टीले पर स्थित ताम्रपाषाणिक स्थल है। इस सभ्यता की खोज 1962 से 63 में डॉक्टर वीएन मिश्र द्वारा की गई थी। विकल्पगत सिंधु स्थल व उनसे संबंधित राज्य हैं। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जूते हुए खेत के प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो ये मिला है कालीबंगा से। जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। यह प्राचीन नगर सरस्वती एवं द्रशद्वती नदी के बीच स्थित है। कालीबंगा के पश्चिमी टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इनमें हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई थी, जिससे कि दो फसलों के एक साथ बोए जाने का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से एक युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है, यानी जोड़े में शव प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किसकी निर्मित होती थी? तो ये सेलखड़ी से बनी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें सेलखड़ी से निर्मित थी। कांचली मिट्टी, गोमेद, चर्ट एवं मिट्टी की बनी हुई मोहरें भी मिली हैं। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला सांड यानी बैल, हाथी और भैंसा आदि अंकित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेसोपोटामिया का क्या अभिप्राय है? तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। मेसोपोटामिया का अभिप्राय दजला एवं फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती से है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यातव्य है कि इस स्थल की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था? तो ये कांस्य का प्रयोग जो है सबसे अधिक किया गया था इनके द्वारा। सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा कांस्य धातु का प्रयोग सबसे अधिक किया गया था, जो तांबे और रांगे यानी टीन का मिश्रण था। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर यानी जिसको प्राचीन नाम सरस्वती है के किनारे हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो विशिष्ट मूर्ति की पूजा ये विद्यमान नहीं था। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना, लिंग एवं योनि की पूजा तथा पशु पक्षी एवं नाग की पूजा के तत्व विद्यमान थे, जबकि विशिष्ट मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? तो हड़प्पा, रहमन ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर ये जो है पंजाब में स्थित है। सैंधव स्थल हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखेला और जलीलपुर आदि पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। सैंधव सभ्यता नगर की खोज खुदाई से हुई। इसे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका काल 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है।
मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली आदि इसके प्रमुख स्थल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी द्वारा करवाया गया। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु की जुड़वां राजधानी कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह नगर है जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो ये लोथल नगर में डॉक यार्ड का प्रमाण मौजूद है। सिंधु सभ्यता के लोथल यानी गुजरात स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल प्राचीन काल में एक फलता फूलता व्यापार केंद्र था, जहां से मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन। इसके प्रश्नों को भी हम लोग करते हैं। तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में स्थित है, दोनों में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो ये जो उपनिषदों की रचना हुई थी, ये सबसे पहले हुई थी ऑप्शन के अनुसार। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में कालानुक्रम के अनुसार सर्वप्रथम उपनिषदों की रचना हुई, जिसकी कुल संख्या है 108। ये आपको ध्यान में रखना है। अन्य दिए गए घटनाक्रम तथा उनका कालक्रम निम्न अनुसार है। अर्थशास्त्र की रचना जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की पारंपरिक निर्वाण की तिथि है 483 ईसा पूर्व, बैसाख की पूर्णिमा। अशोक का शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आश्रम और आयु को मिलान करना है। तो ब्रह्मचर्य का जो आयु होता है वो जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक होता है। उसके बाद गृहस्थ का नंबर आता है जो कि 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ आता है फिर, जो कि 50 से लेकर के 75 वर्ष तक। फिर आता है सन्यास, 75 से लेकर के 100 वर्ष तक। छंदों के उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख जवालो उपनिषद में मिलता है। ये भी आपको इसका नाम ध्यान में रखना है। हो सकता है आपसे सीधे ही पूछ लिया जाए कि 3 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो छंदों के उपनिषद में। 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है जवालोपनिषद में। आश्रम और आयु के संबंधित सुमेल निम्नलिखित है। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और सन्यास 75 से लेकर के 100 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो कल्प, यज्ञ, छंद, शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त, मंत्र और शिक्षा उच्चारण, यानी कि 1, 2, 3, 4 जो है ये सुमेलित है। वेदांग हिंदू धर्म का ग्रंथ है।
वैदिक अध्ययन के लिए 6 विद्याओं की शाखाओं का जन्म हुआ जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग निम्नवत है। शिक्षा जो है वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि का वर्णन है। कल्प यज्ञ संबंधी नियम है। व्याकरण प्रत्यय स्वर और शब्द का बोध होना निरुक्त शब्दों का अर्थ से संबंधित है। ज्योतिष काल का ज्ञान से संबंधित है। छंद वैदिक मंत्रों के पाठ से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है जो कि सविता को समर्पित है। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संग्रहित का अर्थ क्या होता है? तो संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। संग्रहित कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष किसी संगठन के खजाने की रखवाली करता था और भागदूत कर संग्रह अधिकारी को होता था। उत्तर वैदिक काल में उच्च पदाधिकारियों को रत्निक कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो ये ब्रह्मा करते थे। वैदिक काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषज्ञ थे। उद्गाता सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाला होता था। अध्वर्यु यजुर्वेद का पाठ करने वाले को कहते थे। होत्री ऋग्वेद का पाठ करने वाला तथा अग्नि कुंड में आहुति देने वाला होता था। ब्रह्मा यज्ञ की देखरेख करने वाला होता था। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो ये वेदांग जो है ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदांग ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। इसकी कुल संख्या 6 है जिसका नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये जादू टोना तंत्र मंत्र अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में जादू से संबंधित तंत्र मंत्र वशीकरण का वर्णन, भूत प्रेत जादू टोना आदि मंत्रों का वर्णन है। इसमें ऋग्वेद और सामवेद के भी मंत्र लिए गए हैं। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। अथर्ववेद की रचना अथर्वा तथा आंगिरस ऋषियों द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? तो ये मनु ने प्रतिपादित की थी वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मनु द्वारा किया गया था। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया। चारों वर्णों का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये लड़ाई 18 दिनों तक लड़ी गई थी। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया था। वर्तमान में कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में पालागल क्या था? तो पालागल जो है संदेशवाहक होता था, जो कि अभी पोस्टमैन होता है। प्राचीन भारत में पालागल संदेशवाहक को कहते थे। पालागल का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, यह है महाजनपद। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये बना मगध।
मगध जनपद छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। मगध की राजधानी ध्यान में रखेंगे पाटलिपुत्र थी। उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा नदी और पश्चिम में सोन नदी से यह राज्य घिरा हुआ था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बृहद्रथ मगध का सबसे पहला ज्ञात शासक था। प्रसिद्ध मौर्य राजवंश सहित महान भारतीय साम्राज्य मगध में ही उत्पन्न हुए थे। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है पाटलिपुत्र। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में से प्रमुख व सर्वाधिक शक्तिशाली रहे मगध साम्राज्य की राजधानी रही पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना में है। यह शहर 3 प्रमुख नदी गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है। हर्यक वंश के शासक उदायन ने मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र बनाया था। तो इसका नाम भी आप ध्यान में रखेंगे कि उदायन ही जो था ये पाटलिपुत्र को बनाया था। 250 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन भी अशोक के कार्यकाल व मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में यहीं पर किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। इधर एक साइड महाजनपद और दूसरी साइड उसकी राजधानी दी गई है। तो अंग की राजधानी दोस्तों चंपा है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। काशी की राजधानी वाराणसी है और वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। आइए इसके विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, इसमें भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम व उनकी राजधानी निम्नवत है, जो कि आपको एकदम ध्यान में रखना है। हो सकता है उठा के आपसे पूछ लिया जाए कि अंग की राजधानी कहाँ है या मगध की राजधानी कहाँ है। तो अंग की राजधानी है दोस्तों चंपा। मगध की राजधानी है गृहब्रज या राजगृह। मल्ल की राजधानी है कुशावती या कुशीनारा। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। पंचार की राजधानी अहिच्छत्र व काम्पिल्य। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। वज्जी की राजधानी विदेह, मिथिला या वैशाली। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। सूरसेन की राजधानी मथुरा। चेदी की राजधानी सुक्तिमती या शक्तिमती भी बोल सकते हैं आप इसको, शक्तिमती। अस्मक की राजधानी है पोतन या पोटली। अवंती की राजधानी उज्जैन एवं माहेश्मती है। अवंती में दोस्तों उत्तरी अवंती जो है इसकी राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की माहेश्मती है। गांधार की राजधानी तक्षशिला या पुष्प कलावती है। कंबोज की राजधानी हाटक या फिर राजपुर है। तो इन 16 महाजनपदों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, तब आप पूरी तरह से तैयार हैं परीक्षा के लिए। तो याद कर लीजिए, अभी समय है आपके पास। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवंती की राजधानी कहाँ है? तो अवंती की राजधानी जो है उज्जैन में है। अवंती की राजधानी जो दोस्तों उज्जैन में है। अवंतिका या अवंती प्राचीन समय में भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह जनपद उत्तर एवं दक्षिण 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी जो उज्जैन है तथा दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती थी। उस समय चंद्र प्रदोत नामक राजा यहाँ सिंहासन पर आरूढ़ था। प्रदोत राजा के वंशजों का उज्जैनी पर लगभग ईसा की 3री शताब्दी तक शासन रहा। अवंतिका के अन्य प्राचीन प्रचलित नाम है उज्जैन, उज्जैनी और कनक श्रृंगा। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा।
चंपा अंग राज्य की राजधानी थी। अंग महाजनपद उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर जिले के अंतर्गत आता था। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो आरंभिक राजधानी थी गिरिव्रज थी। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज यानी कि राजगृह थी। यह बिहार के वर्तमान पटना, गया तथा शाहाबाद नगरों को समाहित किए हुए था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? तो ये राजगृह थी। अगेन, पुराणों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। इसने इसकी राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह को बनाया। कालांतर में मगध पर क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश ने शासन किया। मगध जनपद की प्राचीनतम राजधानी राजगृह थी। तत्पश्चात पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा जैन धर्म। तो इसमें प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ थे। आइए विस्तार से जानते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम वामा देवी था। उन्होंने 4 महाव्रत का पालन करने की शिक्षा दी थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। उन्हें सामवेद शिखर पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनका निर्वाण हुआ। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी कि राजगीर, वर्तमान में यह नालंदा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म में तीर्थंकर वह व्यक्ति होता है जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त की हो। पहले तीर्थंकर जैन धर्म के थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे तथा उनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और नोट कर लीजिएगा एक बात, जो कि वर्तमान एनसीईआरटी का शोध के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व और मृत्यु 527 ईसा पूर्व दिया गया है। तो डाटा में चेंज है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पुरानी किताब में जो है अभी भी 540 ही देता है, लेकिन एनसीईआरटी जो अपडेट किया है तो 599 दे दिया गया है इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। वह काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन का त्याग किया था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा आवश्यकता से अधिक संपत्ति न रखना। इनका कुछ प्रतीक भी था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जो ऋषभनाथ थे उनका प्रतीक था सांड, अजितनाथ का हाथी, पार्श्वनाथ का सर्प फन और महावीर का शेर। तो ये इनके कुछ प्रतीक थे दोस्तों।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ। संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थंकर थे तथा इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। अजितनाथ दूसरे जैन तीर्थंकर थे। सुमितनाथ पांचवें तीर्थंकर थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। इसका पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? तो लुम्बिनी नेपाल में है दोस्तों। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इसके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि साक्यगण के मुखिया थे, और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जन्म और मृत्यु आप ध्यान में रखेंगे। जन्म हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इन तमाम बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियों का संग्रह को जातक कथाओं की संज्ञा दी गई है। इन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षण किया गया है। इनकी रचना का समय 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले का माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। तो इन ग्रंथों से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध जो है पाली भाषा में संवाद करते थे। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में ही दिया था। इस घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तथा उस समय कौशल का राजा प्रसेनजित थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बैसाख की पूर्णिमा को कुशीनारा में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। यह 5 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिसमें 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। वर्ष 1991 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो गौतम बुद्ध देते हैं अष्टांगिक मार्ग की सलाह। मानव जीवन के सभी दुखों को नाश करने के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। यह अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो ये आरंभ हुआ था सारनाथ से। बुद्ध से जीवन की जो घटनाएं हैं और स्थान है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम उपदेश, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यह सारनाथ में हुआ था। इनकी मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम प्रवचन, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया गया था?
तो ये दिया गया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने संसार में व्याप्त दुख से आहत होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए फाल्गु नदी के तट पर बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया गया, जो ब्राह्मण थे कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, अस्सांजी और साहनामा। इनको दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म से तथा गुरु नानक सिख धर्म से संबंधित है। ये बाकी ऑप्शन का ऑपरेशन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो मध्यम मार्ग की हिमायत करता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग की हिमायत करता है। बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक साधना के लिए मध्यम मार्ग को अपनाए जाने को कहा गया है, जो भोग विलास और कठोर तपस्या के बीच का मार्ग है। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को पीढ़ी के रूप में बताया है, जो कि निम्न है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो ये पहले अशोक थे, कनिष्क भी थे और हर्षवर्धन, ये तीनों ही थे। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन थे। मौर्य शासक अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का संरक्षक था तथा तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भी भेजे थे। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया तथा चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी पुष्यभूति वंश का शासक था। राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया तथा स्वयं भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग इसी के कार्यकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंशीय शासक था। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। सिद्धार्थ बुद्ध के ही बचपन का नाम है। इसका धर्म इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला बौद्ध संगति होता है राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में होता है। तो बौद्ध संगति का आयोजन कुछ इस प्रकार हुआ था। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा दूसरी बौद्ध संगति दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में अशोक के समय में की गई थी। तीसरी बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी।
चतुर्थ बौद्ध संगति जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बज्रयान संप्रदाय है। तो बज्रयान जो है बौद्धों का ही एक संप्रदाय है। बज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया है। इसमें भिक्षा, तप आदि के स्थान पर मैथुन, मांस आदि के सेवन पर बल दिया गया है। बज्रायन ने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग को प्रशस्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। पहली बौद्ध परिषद हुई थी राजगृह में अजातशत्रु के समय में, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी कालाशोक के समय में वैशाली में हुई थी, सबाकामी अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपत्तिस इसकी अध्यक्षता किए थे। चौथी कनिष्क के समय में कुंडलवन में हुई थी और वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा पारसी यानी कि यहूदी धर्म। इसका पहला प्रश्न है, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराह जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आइए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। तोराह जो है यहूदी धर्म का मूल अवधारणाओं की शिक्षा देने वाला धार्मिक ग्रंथ है, जबकि बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ गीता है। अगला टॉपिक है दोस्तों, हर्यक, शिशुनाग और नंद मौर्य एक साथ। तो इससे पहला प्रश्न है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ये संकीसा स्तंभ जो है इस पे विशाल हाथी स्थापित है। संकीसा स्तंभ एक मौर्यकालीन स्तंभ है जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। इस स्तंभ की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी की मूर्ति विद्यमान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक जो था ये वृत्रथ था। वृत्रथ अंतिम मौर्यकालीन शासक था। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसने चाणक्य के सहयोग एवं मार्गदर्शन से मगध के नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर साम्राज्य की स्थापना की थी। वृत्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने की और 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। तो ये सभी को, इन सब बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लौरिया अरेराज क्या है? तो ये स्तंभ लेख है। लौरिया अरेराज जो है एक स्तंभ लेख है। बिहार के पूर्वी चंपारण के लौरिया अरेराज गांव में मौर्यकालीन शासक अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ स्थित है, जिस पर अशोक के धर्म लेख का उल्लेख मिलता है। इसका निर्माण अशोक ने 249 ईसा पूर्व में कराया था। इस स्थान को संत अलार कलाम का आश्रम माना जाता है, जो कि सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो इसमें से आप जो मास्की और गुर्जरा देख रहे हैं, दोनों ही में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के मास्की जो कि नेतुर उडेगोलम और गुर्जरा अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू के लघु शिलालेख राजस्थान में जो है में अशोक का नाम प्रियदर्शी उल्लेखित है, जबकि पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि वह अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण ये 261 में किया था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था।
हाइडे स्पीच की लड़ाई सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी, जिसमें सिकंदर महान की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था ये चंद्रगुप्त था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। वह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिंबिसार और बिंदुसार के बीच। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। सम्राट अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व में मौर्य वंशीय शासक बिंदुसार का पुत्र था। अपने पिता के शासन के दौरान वह तक्षशिला व उज्जैन का राज्यपाल था। अपने शासनकाल के 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने इस धर्म में दीक्षा बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्रभावित होकर ली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां पर थी? तो तक्षशिला में अशांति थी। बिंदुसार के शासन काल के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। उसने विद्रोह को कुचलने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक राजा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। उसके 3 पुत्र हुए, सुसीम, अशोक और तिष्य। अशोक कालांतर में इनके बाद मौर्य सम्राट बने और धम्म का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्हीं का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया था। उसी के शासनकाल में प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक महान किसके पुत्र थे? तो ये बिंदुसार के पुत्र थे। रिपीट हो गया क्वेश्चन। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक महान शासक थे। वह भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे, जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया था। इनके पिता बिंदुसार थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, ये एकदम ध्यान में रखिएगा, जो कि आजीवक मतानुयायी थी। वह चंपा राजवंश के एक ब्राह्मण की कन्या थी। अशोक की प्रिय उपाधि देवनाम प्रिय प्रियदर्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसमें 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये कथन एकदम सही है। अम्भी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 322 में हुई थी, ये कथन सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 सही है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया में हुआ था। वह अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के नाम से भी जाना जाता था। घनानंद के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर स्थल मार्ग से तक्षशिला आया। उस समय तक्षशिला का शासक अम्भी था। अम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया था और सहयोग देने का वचन भी दिया था। अम्भी को भारत का पहला देशद्रोही राजा कहा जाता है। 323 ईसा पूर्व में इराक की राजधानी बगदाद में बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। उसे अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री था।
इसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। तो इस किताब का नाम जो है आप ध्यान में रखेंगे कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो ये कंगनहल्ली से प्राप्त हुआ है। कर्नाटक के कंगनहल्ली से प्राप्त स्तूप अवशेषों से अशोक की अद्भुत प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। यह अवशेष 1986 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यह लगभग 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्तूप 3री सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह बौद्ध स्मारक स्थल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो राज्य के कर के वसूली के लिए सन्निधाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पदाधिकारी एवं उनके कार्य निम्नलिखित हैं। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सन्निधाता राजकोषीय कोष का मुख्य अधिकारी था। नायक नगर प्रशासन का अध्यक्ष होता था। करमांतिक जो है उद्योग एवं कारखानों का प्रधान होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो थे ये प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख को 2 वर्गों में दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया है। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो ये भद्रबाहु के साथ गया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने चाणक्य नामक ब्राह्मण की सहायता से नंद वंश का शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इसने जैन धर्म को स्वीकार कर जैन गुरु भद्रबाहु को अपना गुरु मान लिया था। जब उत्तर भारत में अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने 12,000 शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला चले आए तो इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर यहाँ आ गया था। यहाँ इसने 12 वर्षों तक भद्रबाहु की सेवा की और 298 ईसा पूर्व में संलेखना पद्धति यानी कि उपवास के द्वारा शरीर त्याग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो ये अशोक से संबंधित है। सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है। अशोक मौर्य काल का महान शासक था। यह 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख जो है अशोक के 13वें शिलालेख में दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा गया है? तो ये धनानंद को कहा गया है।
यूनानी स्रोतों में मगध के शासक धनानंद को अग्रमीज एवं जैंड्रमीज कहा गया है। वह नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का वास्तविक संस्थापक महापद्मनंद था। उसे भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद का शासन 267 ईसा पूर्व और 338 ईसा पूर्व के मध्य लगभग 28 वर्षों तक चला। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी दी गई है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्ग थे। उसने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, किंतु सती प्रथा का उल्लेख किया है। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायोनीसियस तथा हेराक्लिस की पूजा करते थे। वस्तुतः इसका तात्पर्य शिव और कृष्ण की पूजा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो कलिंग का महान शासक खारवेल था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। यह चेदी वंश का तीसरा नरेश था। खारवेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा में चट्टान पर खुदी हुई 17 पंक्तियों वाला प्रसिद्ध शिलालेख है, जो भुवनेश्वर के उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। इस शिलालेख के अनुसार खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो वो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। कौटिल्य इसी का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूरब में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। जैन ग्रंथ राजावली कथा में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य संन्यास लेकर श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी पर्वत चला गया था, जहां तपस्या करके संलेखना पद्धति द्वारा समाधि ले ली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र राजनीति पर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो ये राजगीर या ग्रीव्रज थी। 16 जनपदों में से प्रमुख रहे मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, जो कि 544 से 492 ईस्वी तक रहे, ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसने ग्रीव्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंबिसार किस वंश का राजा थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने ग्रीव्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। उसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। वह अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर आसीन हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। उसने पंजाब के शासक पोरस के साथ हाइडेस्पिच का युद्ध लड़ा था, जिसे झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों, शुंग, कनव और सातवाहन। तो इसका पहला प्रश्न है, शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शुंग राज्य के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे।
शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के पश्चात 185 ईसा पूर्व में एक नए राजवंश की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की एवं भरहुत स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलाधार है। वर्तमान में यूएनओ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा, बाह्य आक्रमण हिंद, यवन, शक एवं पहलव कुषाण। आइए, इसका पहला प्रश्न है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? तो ये संबंधित था कनिष्क के शासनकाल से। आयुर्वेद के महान विद्वान महर्षि चरक कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के शासनकाल में राजवैद्य थे। इनकी रचित ग्रंथ चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। चरक ने आचार्य अग्निवेश के अग्निवेश तंत्र में कुछ अध्याय जोड़कर उसे ही नए रूप में चरक संहिता के नाम से प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनिष्क राजा थे? तो कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर, वर्तमान में पेशावर थी। कनिष्क को कुषाण वंश का तीसरा शासक माना जाता है। कनिष्क की मुद्राओं पर भारतीय, हिंदू, यूनानी, ईरानी तथा भारतीय देवी देवताओं का चित्र अंकन मिलता है, जिससे उसकी धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहली बौद्ध संगति 483 में राजगृह में हुई थी। महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। सबाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की थी और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन ईसा की पहली शताब्दी में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र या अश्वघोष इसकी अध्यक्षता किए थे। कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था। नोट वाली एक बात है, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के समय में कश्मीर में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी है? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। वर्तमान में यह पेशावर के नाम से जाना जाता है। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर, पुरुषपुर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। इसके समय में कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। इस संगति ने बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी, जो विभाष शास्त्र कहलाती है। इतिहास में कनिष्क का नाम 2 कारणों से प्रसिद्ध है। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाया। आज भी यह भारत सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक काल कब आरंभ होता है? तो शक का काल जो आरंभ होता है ये 78 ईस्वी में होता है।
शक का काल 78 ईस्वी में आरंभ होता है, जिसका श्रेय कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क को जाता है। इसे शक संवत भी कहते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही विकल्प का चयन करना है। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया? तो शक और हून आए थे ग्रीक आक्रमणकारी के बाद। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद शक एवं हूण भारत आए थे। भारत पर ग्रीक आक्रमणकारियों के बाद पहलव, जो कि पार्थियन, शक और कुषाण भारत पर आक्रमण किया। भारत में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था। डेमेट्रियस को भारत में यूनानी राज्य का संस्थापक माना जाता है। पहलव शासकों में महानतम शासक गोंड फर्निज था। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस है। हून आक्रमणकारियों में तोरमान, मिहिर कुल आदि प्रमुख थे। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। इसका पहला प्रश्न है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ समय में भारत आया था? तो ये आया था फाहियान। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। इसने बौद्ध ग्रंथों की प्रमाणिक प्रतियों की तलाश में भारत की यात्रा की थी। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं सदी में भारत आया था। उसने बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया और उप महाद्वीपीय, पूर्व तथा पश्चिम में लगे इलाकों की यात्रा की थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई थी? तो ये कायस्थ जाति थी जो कि प्रमुखता में आई थी। राजपूत काल में कायस्थ नवीन जाति प्रमुखता में आई थी। इस जाति का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। इस जाति की उत्पत्ति गुप्त काल में बंगाल से मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। फाहियान भारत की यात्रा पर आने वाला पहला चीनी भिक्षु यात्री और अनुवादक था, जिसका लक्ष्य बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें चीन लेके जाना था। इसकी यात्रा के समय 402 ईस्वी में भारत में गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ये 320 में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, 240 से 280 तक था, जबकि इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। वह 310 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की शुरुआत 319 में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त ने की थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित शिक्षा का विख्यात एवं महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ पर अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी अवंती की राजधानी। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह राजा विक्रमादित्य के समय अवंती की राजधानी थी। महाकवि कालिदास उज्जैनी के प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, इसलिए कालिदास ने उज्जैनी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो ये था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन काल में सबसे महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। सर्वप्रथम उन्होंने ही पृथ्वी के आकार के बारे में बताया था। उनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ थी, 10 गीतिका, आर्यभट्टियम
और आर्यभट्टियम है, उनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टीय गणित और खगोल विज्ञान का एक संग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो ये संपादित किया था समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक था। उसके समय में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति काव्य में मिलता है। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका परिचय उनके सिक्कों तथा उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होता है। उसके सिक्के पर मुद्रित अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रमांक जैसे विशद उसके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा आरंभ कराया गया था। विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने 57 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण करवाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसकी दिग्विजयों का उल्लेख उदयगिरि गुहालेख से प्राप्त है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री, उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, साहसांक व देवपुत्र आदि था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसने 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत आया था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो हूण आक्रमण से जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। हूणों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और हूण आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण निम्नलिखित है, जो प्रशासनिक कमजोरियां भी थी, प्रांतपतियों के विशेषाधिकार, आर्थिक कारण, उत्तराधिकारियों के निश्चित नियम का अभाव, सामंतों का विद्रोह, ये सभी कारण भी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। इसके समय में ही पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। इसमें महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, छपणक जो कि फलित ज्योतिष के विद्वान थे, अमर सिंह जो कि कोशकार थे, शंकु जो वास्तुकार थे, बेताल भट्ट, घट करपर, वाराह मिहिर और भरुरुचि जैसे विद्वान थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट जो है गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें कि ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इनकी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय से हुई थी। इनके ग्रंथ से राजा बुद्धगुप्त प्रभावित होकर इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने ही की थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, तो थानेश्वर से कन्नौज इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। हर्षवर्धन जो कि 606 से 647 ईस्वी में उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, जिसने आर्यावर्त पर शासन किया। शशांक को पराजित करने के पश्चात हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी परिवर्तित की। इसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद 3 ग्रंथों की रचना की। हर्ष बौद्ध धर्म के महायान शाखा का संरक्षक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो वह था ह्वेनसांग। फाहियान की तरह ह्वेनसांग भी चीनी बौद्ध भिक्षु था। 630 ईस्वी में वो भारत आया था, 643 तक रहा। ह्वेनसांग ने गंधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस, गया, कुशीनगर की यात्रा की, लेकिन भारत में उसका सबसे महत्वपूर्ण समय कन्नौज में बीता। जब वहां का शासक हर्षवर्धन था, उसने हर्षवर्धन को शीलादित्य यानी कि दानी राजा और वैश्य जाति का बताया। ह्वेनसांग की प्रसिद्धि का कारण उसका सियुकी ग्रंथ है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ह्वेनसांग के अनुसार उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त के कार्यकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन के समय साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। यह वर्धन यानी पुष्यभूति वंश का शासक था। पहले हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में कन्नौज हो गई। इन्होंने उत्तर भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। इसके समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। अगला टॉपिक है हमारा दक्षिण भारतीय राजवंश चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था राजा राज प्रथम ने। राज प्रथम ने करवाया था तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण। तंजौर या तंजावुर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने 1004 ईस्वी और 1009 ईस्वी के दौरान करवाया था। इसे वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। यह मंदिर वास्तुकला, पाषाण व ताम्र में शिल्पांकन, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्ण कला का बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर की उत्कृष्टता के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? तो ये राजेंद्र प्रथम था। चोल साम्राज्य के शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल वंशी शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की। इसे साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि भी धारण की। प्राचीन काल में यह प्रसिद्ध नगर था। यहाँ चोलकालीन एक विशाल मंदिर के अवशेष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो एक संगठित स्थानीय स्वशासन के रूप में इसका स्थान है। चोल प्रशासन के मुख्य विशेषता एक संगठित स्थानीय स्वशासन थी। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड़नकुट्टम कहा गया है, जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुरुमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा? तो ये शासक थे राजेंद्र प्रथम। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की तथा कावेरी नदी के मुहाने पर राजधानी स्थापित एवं इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा। नई राजधानी के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। इसका संस्थापक दंती दुर्ग यानी दंती वर्मन को माना जाता है। दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिमान को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की नींव रखी तथा मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी चालुक्य वंश की राजधानी थी। कुछ वंश और उसकी राजधानी को देख लेते हैं। चालुक्य की राजधानी वातापी थी, पल्लव की राजधानी कांची थी और राष्ट्रकूट की मान्यखेत थी। वर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला टॉपिक है सीमावर्ती राजवंश। आइए इसको भी कवर करते हैं। प्रश्न है, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो ये जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित था। कारकोट राजवंश कश्मीर का एक राजवंश था। इसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तापीड था। इस वंश ने कश्मीर पर 598 ईसा पूर्व में से 855 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला। पहला प्रश्न है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित हैं? तो ये राष्ट्रकूट से संबंधित है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। वर्ष 1987 में एलिफेंटा की गुफा को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो अजंता एलोरा की गुफा जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। अजंता की गुफाओं में 30 बौद्ध गुफाएं हैं, जबकि एलोरा में 34 गुफाओं का समूह है, जिसमें कि 17 हिंदू, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंधार कला मिश्रण थी। तो गंधार कला जो है मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की मिश्रण थी। गंधार कला मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण थी। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर देशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गंधार कला शैली कहा जाता है। यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्तिकला शैली है। तक्षशिला, कपिशा, पुष्कलावती, बामियान आदि इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज परमार राजवंश से संबंधित थे। राजा भोज परमार वंशीय एक प्रतापी शासक थे। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र राज अथवा कृष्ण राज था। प्रारंभ में इस वंश की राजधानी उज्जैन थी, पर कालांतर में राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई। परमार वंश का 8वां राजा
वाकपति मुंज और वाकपति मुंज का भतीजा भोज, जो कि लगभग 1018 से 1060 ईस्वी सबसे प्रतापी शासक रहा। अगला टॉपिक है हमारा प्राचीन कालीन विविध। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रीस यानी कि यूनान से। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस के एथेंस शहर के पहले विधायक ड्रैको ने एक कानून बनाया जिसे ड्रेकॉन के कानून के नाम से जाना जाता है। ड्रेकॉन के कानून ग्रीस यानी कि यूनान सभ्यता से संबंधित था। इसका कानून केवल एक अदालत द्वारा लागू किया गया था। यह कानून एथेंस पर शासन करने वाले मौखिक कानून और रक्त विवाद की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। तो ये संबंध है मेसोपोटामिया लेखन से। यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से है। इस सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली लिपि का नाम ही क्यूनिफॉर्म था। इस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है। तो अब दोस्तों देखिए, ये मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में मध्यकालीन इतिहास में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।